ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने जिस तरीके से ड्रग मेटाबॉलिज्म स्टार्ट किया था, तो हमने डिस्कस किया था कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है, उसमें कौन कौन से एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। और हमने ये भी देखा था कि दो तरीके की मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होती है। एक तो फेज वन, फेज टू, है ना। फेज वन के अंदर हमने देखा था कि हाइड्रोलिसिस, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस आती हैं। फेज टू के अंदर जो है वो कॉन्जुगेशन रिएक्शन कहलाती है। ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी। मेटाबॉलिज्म के हमने एडवांटेज देख लिए थे, डिसएडवांटेज देख लिए थे। नाउ कंटिन्यूशन ऑफ दिस मेटाबॉलिज्म, हम अब आज डिस्कस करेंगे फेज वन मेटाबॉलिज्म कि फेज वन मेटाबॉलिज्म क्या होता है और फेज टू मेटाबॉलिज्म क्या होता है विथ एग्जांपल। तो आज सबसे पहले हम दैट इज अ फेज वन मेटाबॉलिज्म। फेज वन मेटाबॉलिज्म में सबसे पहले ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन एक्चुअली दो तरीके के होते हैं, माइक्रोसोमल एंजाइम के थ्रू या नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम के थ्रू। जैसे जैसे नाम लिखे हुए हैं ना, तो आप उस हिसाब से उसका काम, उसका वर्किंग आप समझ सकते हैं। पहला एंजाइम है एरोमेटिक हाइड्रोक्सिलेशन। इसका मतलब ये होता है कि ये वो एंजाइम होता है, ये वो प्रोसेस होती है जिसमें एरोमेटिक रिंग पे हाइड्रोक्सी ग्रुप का जोड़ना है। दूसरा इपॉक्सीडेशन या एलिफेटिक हाइड्रोक्सिलेशन, जिसमें एलिफेटिक ग्रुप पे जैसा हाइड्रोक्सिलेशन होता है वो। इपॉक्सीडेशन मतलब हमें इपॉक्साइड न्यूक्लियस मिलती है। और तीसरी एन डी एल्काइलेशन का मतलब होता है कि एन टर्मिनल पे डी एल्काइल ग्रुप यानी एल्काइल ग्रुप को बाहर निकालना उसका काम है। एन ऑक्सीडेशन या एन हाइड्रोक्सिलेशन का मतलब है कि ऑक्सीडेशन करवाना या फिर उसका डी हाइड्रोक्सिलेशन करवाना, मतलब हाइड्रोक्सी ग्रुप का जोड़ना। इसके अलावा ओ डी एल्काइलेशन मतलब ऑक्सीजन जहाँ पे होगा, जिसके साथ में अल्काइल ग्रुप जुड़ा होगा, वहाँ पे हमें ये अल्काइल ग्रुप को बाहर निकालना है। इसके अलावा एस डी एल्काइलेशन का मतलब होता है सल्फर ग्रुप के साथ में जहाँ पे भी अल्काइल ग्रुप जुड़े होंगे वो वहाँ से विड्रॉ करना है, निकालना है। एस ऑक्सीडेशन या सल्फो ऑक्सीडेशन मतलब जहाँ पे सल्फर ग्रुप जुड़ा होगा उसका ऑक्सीडेशन करना, यानी कि वो ऑक्सीजन उसमें अटैच करवाना। डीसल्फ्यूरेशन मतलब कि सल्फर ग्रुप का बाहर निकालना। ऑक्सीडेटिव डीहाइड्रोजनेशन का मतलब है डी हाइड्रोजन का बाहर निकलना। ठीक है, डीहाइड्रोजनेशन, डीहेलोजिनेशन, सॉरी, हेलोजन ग्रुप का बाहर निकलना। नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम्स भी होते हैं कुछ जो कि माइक्रोसोम्स में नहीं प्रेजेंट होते हैं। एल्कोहल ऑक्सीडेशन, एल्डिहाइड ऑक्सीडेशन, एमीन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन जैसे कि मोनोअमीनो ऑक्सीडेशन, डी अमाइन ऑक्सीडेशन, प्यूरिन ऑक्सीडेशन, ये सारी रिएक्शन जो होती हैं नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम के थ्रू होती हैं। नाउ अब हम देखते हैं कि एक एक रिएक्शन को कि किस तरीके से ये आगे काम करती है। सबसे पहले एलिफेटिक ऑक्सीडेशन। जैसे आप देख पा रहे हैं एलिफेटिक ऑक्सीडेशन, यहाँ पे आर सी एस टू ग्रुप है, यानी कि आर मतलब एलिफेटिक चेन है, सी एस टी ग्रुप है। ऑक्सीडेशन का मतलब यहाँ पे हम जब एलिफेटिक ऑक्सीडेशन होगा तो सी एस टू ग्रुप पे एक ओ एच ग्रुप जुड़ जाएगा, दैट इज आर सी एस टू ओ एच। तो ये होता है एलिफेटिक ऑक्सीडेशन। दूसरा होता है एरोमेटिक हाइड्रोक्सिलेशन, जैसे मैंने बताया था, एरोमेटिक रिंग पे हाइड्रोक्सी ग्रुप का जुड़ना, तो दैट इज फॉर्म इंटरमीडिएट कंपाउंड इपॉक्साइड एंड देन इट कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोक्सी मॉलिक्यूल। एन डी एल्काइलेशन मतलब कि एन नाइट्रोजन जहाँ पे होगा, जहाँ पे सी एस थ्री ग्रुप जुड़ा होगा, एल्काइल ग्रुप जुड़ा होगा, उसको बाहर निकलना है। तो आप देखो सबसे पहले आर एन एस टू सी एस थ्री जो है वो कन्वर्ट होता है आर एन एच सी एस टू ओ एच में, नॉर्मली जैसे एलिफेटिक हाइड्रोक्सी ऑक्सीडेशन होता है। एंड देन ये सी एच टू ओ एच ग्रुप जो है वो बाहर निकल जाता है और रह जाता है सिर्फ आर एन एस टू, और ये एस सी एच ओ फॉर्म के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। तो दिस इज कॉल्ड एन डी एल्काइलेशन रिएक्शन। ओ डी एल्काइलेशन मतलब ऑक्सीजन पे जहाँ पे सी एच थ्री ग्रुप अटैच होगा वो उस ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ से ये रिमूव करने के लिए हम पहले सी एच थ्री को सी एच टू ओ एच में कन्वर्ट करेंगे, एंड देन इट इज कन्वर्टेड इनटू द आर ओ एच, आर ओ एच में कन्वर्ट होगा और एस सी एच ओ बाहर निकल जाएगा। ऐसी एस डी एल्काइलेशन का मतलब होता है सल्फर ग्रुप पे यदि कोई अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है तो उसको बाहर निकालना है। तो आर एस सी एच टू को सबसे पहले आर एस सी एच टू ओ एच में कन्वर्ट करेंगे जैसे बाकी रिएक्शंस में हो रहा है, एंड देन फर्दर इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द आर एस एच, दैट इज एस सी एच ओ। नेक्स्ट है ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन, जिसमें आर सी एच सी एच टू जो है वो सबसे पहले कन्वर्ट होता है ये इंटरमीडिएट फॉर्म में, और देन वो कन्वर्ट हो जाता है कीटोन ग्रुप में, ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन। इसमें एमीन ग्रुप जो है वो बाहर निकल जाता है ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन में। देन सल्फॉक्साइड फॉर्मेशन, यानी कि जहाँ पे भी सल्फर ग्रुप होगा उसका सल्फाइड सल्फॉक्साइड फॉर्म होगा,
तो सबसे पहले एस ग्रुप पे OH जुड़ेगा, देन ये डबल बॉन्ड O के फॉर्म में अटैच हो जाएगा। एन ऑक्सीडेशन में CH2N जो है वो CH2NOH में कन्वर्ट होगा सबसे पहले, एंड देन इट कन्वर्टेड इनटू द CH3NO में। एन हाइड्रोक्सिलेशन मतलब जहाँ पे भी अमीन ग्रुप जुड़ा होगा उस पे हाइड्रोक्सिलेशन करवाना है। जैसे R1NH2 जो है उसमें नाइट्रोजन ग्रुप पे एक हाइड्रोक्सी ग्रुप आके अटैच हो जाता है। ऑक्सीडेटिव डीहेलोजिनेशन का मतलब है यहाँ पे हम जहाँ पे भी हेलोजन ग्रुप होगा और खासकर जहाँ पे CH ग्रुप मिथाइल ग्रुप के साथ में, तो हमें ये X ग्रुप को बाहर निकालना है। तो ये सबसे पहले X के प्रेजेंस में ये कन्वर्ट होता है एंड देन कन्वर्ट इनटू द CH2NO में। एन हाइड्रोक्सिलेशन, ऑक्सीडेटिव हेलोजिनेशन, नाउ लास्ट है रिडक्टिव डीहेलोजिनेशन। इसमें हम रिडक्शन के थ्रू जहाँ पे भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे इलेक्ट्रॉन के प्रेजेंस में, दैट विल बी एक्स मॉलिक्यूल को हम बाहर निकालेंगे। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है वो एक्स मॉलिक्यूल को लेके अपने साथ में लेके चला जाता है। तो ये जो रिएक्शन है वो ऑक्सीडेटिव रिएक्शन कहलाती है इतनी टाइप की। रिडक्टिव रिएक्शन की बात करें तो ये जो है कार्बोनाइल नाइट्रो एजो ग्रुप पे काम करता है, यानी कि कार्बोनाइल ग्रुप को रिडक्शन करने के बाद हमें मिलता है एल्कोहल। नाइट्रो एजो रिडक्शन के बाद मिलता है एमीन्स। एल्कोहल और एमीन्स जो है वो बाद में फेज 2 पे जाते हैं और जिससे हमें एलिमिनेशन रिएक्शन देखने को मिलती है। ये सारी रिएक्शन जो है वो एल्डोकीटो रिडक्टेज एंजाइम के थ्रू होती है। तो इस बात का ध्यान रखा जाए, ये हमेशा रिडक्टेज एंजाइम को यूज यहाँ पे होगा। जब भी नाम आएगा रिडक्टेज का मतलब कि या तो कीटो ग्रुप कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो एल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है, या नाइट्रो एजो कंपाउंड जो है वो एमीन में कन्वर्ट हो रहा है। रिडक्टिव रिएक्शन जो है वो दो तरीके से होती है, जैसे मैंने पहले बताया माइक्रोजोमल और नॉन माइक्रोजोमल ऑक्सीडेशन में भी होती थी और इसमें भी होती है। माइक्रोजोमल में हम नाइट्रो रिडक्शन करवाते हैं, नाइट्रो ग्रुप जो है वो एमीन में कन्वर्ट होता है और जो एंजाइम होता है वो नाइट्रो रिडक्टेज यहाँ पे काम करता है। एजो रिडक्शन प्रोसेस में एजो कंपाउंड जो है वो एमीन में कन्वर्ट होते हैं और इसको जो काम करवाता है दैट इज एजो रिडक्टेज एंजाइम काम करता है। नॉन माइक्रोजोमल एंजाइम जैसे एल्डिहाइड रिडक्शन, ये प्रोसेस जो है वो एल्डिहाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट करती है और इससे जो है एल्डो रिडक्टेज एंजाइम जो है वो काम करता है। कीटोन रिडक्शन जो प्रोसेस है वो कीटोन को अल्कोहल में कन्वर्ट करती है और इसे इस जो करवाता है दैट इज कीटो रिडक्टेज एंजाइम जो है उसको करवाता है। एक एग्जांपल है यहाँ पे नाइट्रो और एजो रिडक्शन का। यहाँ पे ये जो रिएक्शन है वो NADPH डिपेंडेंट माइक्रोसोमल एंड नाइट्रो रिडक्टेज एंजाइम के थ्रू होती है। होता ये है कि ये जिसमें नाइट्रो कंपाउंड होते हैं एरोमेटिक रिंग पे, तो सबसे पहले बाय द एंजाइम इट विल कन्वर्टेड इनटू द नाइट्रो टू एल्कोहल। एल्कोहल में कन्वर्ट होते हैं ये और एल्कोहल में कन्वर्ट होने के बाद ये कन्वर्ट होते हैं एमीन में। ठीक है, OH ग्रुप निकल के वो बाहर निकल जाता है और एरोमेटिक एमीन ग्रुप यहाँ पे अटैच हो जाता है। इसी तरीके से एजो कंपाउंड की बात करें तो रिडक्टेज एंजाइम जो है दो एक एक हाइड्रोजन दोनों ग्रुप पे अटैच करता है एंड देन दोनों को क्लीव कर देता है अलग अलग, एरोमेटिक एमीन अलग, दो दो एरोमेटिक एमीन हमें मिलते हैं। इसी तरीके से हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर और एमाइड कराते हैं, मतलब जैसे कार्बोनाइल कंपाउंड है जैसे एस्टर और एमाइड, इसका जब हम हाइड्रोलाइटिक करवाते हैं हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो एस्टर ग्रुप जो है दिस इज द थर्ड प्रोसेस एक्चुअली। एस्टर मॉलिक्यूल जो है वो अल्कोहल फिनॉल या कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होते हैं, जबकि एमाइड ग्रुप जो होते हैं वो एमीज और कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होते हैं। इसको जो एंजाइम काम कराता है दैट इज एस्ट्रेज एंजाइम। और एमाइड को जो एक्टिविटी को मतलब एमाइड रिएक्शन एमाइड को एमीन्स या कार्बोक्सिलिक एसिड में करने वाले जो एंजाइम्स होते हैं वो एमाइडेज एंजाइम होते हैं या डीएसाइलेज एंजाइम होते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल है एस्ट्रेज का, आप देख सकते हैं देयर इज अ C डबल बॉन्ड OC जो है एक तरीके से एस्टर मॉलिक्यूल है और ये अल्टीमेटली कन्वर्ट होता है अल्कोहल। तो ये थी आपकी फेज 1 टाइप की रिएक्शन जिसमें हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन एंड हाइड्रोलिसिस देखा। नाउ आते हैं हम फेज 2 कॉन्जुगेशन रिएक्शन में। फेज 2 कॉन्जुगेशन रिएक्शन एक्चुअली इसका पर्पस ये है कि इट अटैच द पोलर एंड आयनाइजेबल स्मॉल मॉलिक्यूल विद द ऑलरेडी डन बाय द फेज 1 रिएक्शन में यदि कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच किया है जैसे OH ग्रुप अटैच हो गया, एमीन ग्रुप अटैच हो गया, तो ये ग्रुप अटैच होने के बाद हम इसमें दूसरे स्पीसीज दूसरे मॉलिक्यूल जो है इसके साथ में अटैच करते हैं और मॉलिक्यूल को और ज़्यादा पोलर बनाते हैं। इससे क्या होता है कि द मॉलिक्यूल बिकम मोर वाटर soluble एंड easy to excrete out from the kidney। टिपिकली ग्लूकोरोनिक एसिड सल्फेट एंड अमीनो एसिड कॉन्जुगेशन देखने को मिलता है और कुछ ग्लूटाथायोन कॉन्जुगेशन भी देखने को मिलता है। Conjugation occurs to combine with the chemically reactive compounds to prevent their reaction
with DNA, RNA and other protein, that is called detoxification. कुछ और फेज 2 रिएक्शंस हैं जैसे टर्मिनल और एट्यूनेटेड ड्रग फार्माकोलॉजी के अंदर मिथाइलेशन एंड एसिटाइलेशन। मिथाइलेशन का मतलब होता है मिथाइल ग्रुप का जोड़ना, दैट इज अटैचमेंट ऑफ मिथाइल ग्रुप, और एसिटाइलेशन का मतलब होता है अटैचमेंट ऑफ एसिटाइल ग्रुप। फेज 2 के मेन फीचर्स हैं कॉन्जुगेटिंग ग्रुप इज एक्टिवेटेड इन द फॉर्म ऑफ कोएंजाइम इन्वॉल्व ए ट्रांसफरेज एंजाइम, और एक्चुअली ये जो कॉन्जुगेशन रिएक्शन है वो ट्रांसफरेज एंजाइम के थ्रू प्रोसीड होती है। ना सबसे पहली बात करते हैं ग्लूकोरोनिक एसिड कॉन्जुगेशन। ग्लूकोरोनिक एसिड अटैचमेंट इज द कॉमन। ग्लूकोरोनिक जो है दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम द डी ग्लूकोज एंड व्हेनेवर द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज प्रेजेंट, ठीक है, जहाँ पे भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप या कार्बोक्सिलिक ग्रुप होंगे या अमीनो ग्रुप या थायल ग्रुप होंगे लास्ट कार्बन पे, उस पे ये रिएक्शंस होगी। द रिएक्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द यूडीपी ग्लूकोयूरानोलाइल ट्रांसफरेज एंजाइम। इसके थ्रू रिएक्शंस होती है और खासकर होती है लीवर, लंग, किडनी और स्किन, ब्रेन और इंटेस्टाइन में। तो आप देखिए ये है, आप इमेज में देख पा रहे हैं, दैट इज यूडीपी ग्लूकोयूरानाइल है, ठीक है। इसमें जो ग्लूकोरोनिक एसिड है, दैट इज ग्लूकोरोनिक एसिड, ये जो है वो ड्रग के साथ में बाइंड होता है बाय रिप्लेसमेंट ऑफ एच के रिप्लेसमेंट के बाद यहाँ से ये इसके साथ में अटैच होगा, और पहले ये अल्फा लिंकेज में होता है एंड देन फाइनली इट कन्वर्ट इनटू द बीटा लिंकेज। तो ये ग्लूकोरोनिक एसिड जो है वो ट्रांसफर हो जाता है आपके ड्रग के साथ में। हम बात करते हैं सल्फेट कॉन्जुगेशन। इट इज अकर मेनली विद द फिनॉल। सल्फेट कॉन्जुगेशन जो जहाँ पे भी फिनॉल ग्रुप होगा उस जगह पे ये अटैचमेंट होगा। रेयरली इट इज अल्कोहल, एरोमेटिक एमीन एंड एन हाइड्रोक्सिल कंपाउंड के साथ में होता है। इट इज कैटलाइज्ड बाय सल्फो ट्रांसफरेज एंजाइम के थ्रू, खासकर लीवर, किडनी और इंटेस्टाइन में। Pool of sulfate available is limited, leads to be inactive water soluble metabolites. Glucourate conjugation option more competitive process, मतलब सल्फेट कॉन्जुगेशन जो है वो ग्लूकोयूरानिक एसिड कॉन्जुगेशन के साथ में कॉम्पीट करती है टू मेक द ड्रग मोर सॉल्युबल एंड ऑल। तो यहाँ पे आप देखिए ये एक अपना सल्फर एडिनाइलेटेड सल्फेट मॉलिक्यूल्स हैं, ये सल्फर ग्रुप है इसके साथ में अटैच्ड है। ये सल्फर ग्रुप जो है वो ड्रग के साथ में अटैच हो जाता है, दैट इज अ ड्रग विद कंटेनिंग एच। यहाँ पे एच जो है वो रिमूव होकर सल्फेट ग्रुप के साथ में अटैच हो जाता है। अब आते हैं अमीनो एसिड कॉन्जुगेशन। अमीनो एसिड आर कॉन्जुगेटेड विद कार्बोक्सिलिक एसिड। जहाँ पे भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप होंगे फेज 1 के बाद जो हमें मिलेंगे वहाँ पे जाके ये अटैचमेंट होगा। अकर इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ लीवर एंड किडनी, ये खासकर माइटोकॉन्ड्रिया और लीवर, किडनी में प्रेजेंट होते हैं, रिएक्शंस होती हैं। कॉन्जुगेशन इन ह्यूमन मोस्टली द ग्लाइसिन एंड एल ग्लूटामिन, खासकर ग्लाइसिन और ग्लूटामिन जो रिएक्शंस हैं वही आपकी होती हैं इसमें। Now conjugation is limited by amino acid pool available. Conjugates excreted in the urine by kidney or occasionally by the bile. The carboxylic acid is conjugated with activated to form an active thioester from coenzyme A and ATP. An amino acid N-acyl transferase enzyme mediated this type of reactions. Glutathione conjugation, it is a reaction of electrophiles for the detoxification. Electrophilic chemical cause the tissue necrosis, carcinogenicity, mutagenicity, teratogenicity. The thiol ties up potent the electrophiles. GSH is in most tissue, मतलब ग्लूटाथायोन कॉन्जुगेशन जो है इट इज सभी टिश्यू में पाया जाता है। These are not typically excreted further metabolized. साइटोप्लाज्मिक एंजाइम ग्लूटाथायोन एस ट्रांसफरेज जो है वो उसको मेडिएट करता है, खासकर लिवरी और किडनी के अंदर। ये है ग्लूटाथायोन। द एंजाइम इज कॉल्ड ग्लूटाथायोन एस ट्रांसफरेज, और इलेक्ट्रोफाइल ई जो है वो ट्रांसफर करता है। ये आप देखिए एन अमीनो एसिड एंड अल्फा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज एंजाइम यहाँ से रिप्लेस करता है एक इलेक्ट्रॉन्स को एंड रिमूव द ग्लूटामिन एंड कपल्स इट टू द अनदर अमीनो एसिड। तो ये इसको ग्लूटामाइन को रिमूव करके दूसरे अमीनो एसिड के साथ में अटैच करता है। देन सिस्टिनाइल ग्लाइसिनेज जो एंजाइम है वो ग्लाइसिन को रिमूव करता है यहाँ से। इट फॉर्म द एस सब्स्टिट्यूटेड एल सिस्टीन एंड देन एसिटाइल कोए जिसमें कार्बोनाइल कंपाउंड होता है वो उसके साथ में जाके अटैच हो जाता है। तो इस तरीके से रिएक्शन प्रोसीड होती है फॉर द ग्लूटाथायोन कॉन्जुगेशन रिएक्शन। एसिटाइलेशन की बात करें, एसिटाइलेशन इज इंपॉर्टेंट रूट ऑफ ड्रग फॉर द प्राइमरी अमीनो ग्रुप। जहाँ पे भी अमीनो ग्रुप होगा वहाँ पे एसिटाइलेशन होगा।
The process is provided by the acetyl CoA factor and mediated by the N enzyme and acetyl transferase enzyme. Primarily, it is happen in a hepatic reticular endothelial cell and also lung, spleen, gastric mucosa, RBC, and lymphocytes. Result of acetylation to form a acetylated compound. It does not increase the water solubility, but generally metabolites are non-toxic and inactive. Detoxification or termination of the drug activity occur. Acetylation rarely leads to increase the activity or toxicity of the compound. तो ये है acetylation. आप एग्जांपल ले सकते हैं क्लोनाजीपाम का. क्लोनाजीपाम कंटेनिंग द अमीनो फंक्शनल ग्रुप है ना. यहाँ पे एसिटाइलेशन होता है तो सबसे पहले ये NH2O2 जो है दैट इज कन्वर्टेड इनटू द NH2 फॉर्म एंड देन ये NH2 जो है वो उसके साथ में अटैच होता है CH3 एसिटाइल फंक्शनल ग्रुप. ठीक है. NO2 NH2 में कन्वर्ट होगा. NH2 के साथ में फिर क्योंकि प्राइमरी अमीन ग्रुप जहाँ पे भी होते हैं वहाँ पे एसिटाइल फंक्शनल ग्रुप आ जाके अटैच हो जाते हैं. अब हम बात करते हैं नॉन माइक्रोसोमल प्रोसेस जैसे मिथाइलेशन या एसिटाइलेशन. तो एसिटाइलेशन समझा दिया ना. मिथाइलेशन ये जो है वो मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम के थ्रू होता है और ये मोस्टली बहुत सारी बायोसिंथेसिस कंपाउंड्स या सिंथेसिस में काम आता है. इंपॉर्टेंटली इट इज एन एक्टिवेशन ऑफ द फिजियोलॉजिकली एक्टिव बायोजेनिक एमीन्स. जहाँ पे भी एमीन्स होंगे अब खासकर बायोजेनिक एमीन जैसे कि एड्रेनलिन, नॉरएपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन, हिस्टामिन, ये सारे एमीन्स हैं और इन सबको डीएक्टिवेट करने के लिए ये एंजाइम काम करता है मिथाइल ट्रांसफरेज. तो इसका एक एग्जांपल है मोनोअमीनो ऑक्सीडेज या मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम. ये दोनों जो है इन दोनों को इनएक्टिवेट करने के काम आता है. इस एंजाइम के कुछ एग्जांपल भी हैं. कैटाकॉल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज, फिनाइल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज, एन मिथाइल ट्रांसफरेज और एस मिथाइल ट्रांसफरेज. तो ये उनके नाम के हिसाब से हैं. ऑक्सीजन पे जहाँ पे भी कैटाकॉल मोइटी में यदि ऑक्सीजन के साथ में मिथाइल ग्रुप जुड़ा होगा तो उसको आप रिमूव करेगा. फिनाइल ग्रुप के ऊपर ऑक्सीजन के साथ में वो मिथाइल को ट्रांसफर करेगा. या फिर एस मिथाइल ट्रांसफरेज जो है वो एस ग्रुप के साथ में जो मिथाइल ग्रुप है उसके साथ में ट्रांसफर करेगा. फैक्टर ये तो थे सारी phase 1 reaction and phase 2 reaction. Now there is some factor that influence the metabolism. First one is the age. एज एक्चुअली एज बहुत बड़ा फैक्टर है मेटाबॉलिज्म को. जितने ज़्यादा ओल्डर द एनिमल लेस द एफिशिएंट मेटाबॉलिज्म क्योंकि एंजाइम सिस्टम जो है वो काम नहीं करते हैं एज के हिसाब से. जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे मेटाबॉलिज्म जो है वो कम होता जाएगा. Sex, obviously the hormonal difference between the sex is also affect the metabolism. So female sometimes having a more prone to the metabolism for some drug and the male having some prone to the metabolism of some drug. Heredity, actually genetical difference can influence the amount and efficiency of metabolic enzyme. तो क्योंकि यदि जेनेटिक डिफरेंस होगा तो मॉलिक्यूल के अंदर जो एंजाइम्स हैं मतलब पर्सन के अंदर जो एंजाइम्स हैं वो जेनेटिकली नहीं बनेंगे तो कहीं ना कहीं जो फैक्टर मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं जो एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं वो काम नहीं करेंगे. कुछ डिसीज स्टेट होती है जैसे लीवर की जिसमें माइक्रोसोमल एंजाइम काम नहीं करते. कार्डियक किडनी डिसीजेज में इस डिसीजेज में कुछ एंजाइम काम करना बंद कर देते हैं जो उनकी वजह से काम नहीं होता है तो ये ड्रग मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करते हैं. इसके अलावा एंजाइम इंडक्शन एंड एंजाइम इनहिबिशन. ऑब्वियसली एंजाइम इंडक्शन और एंजाइम इनहिबिशन इफेक्ट करते हैं कि कुछ ड्रग जो है कुछ ड्रग की वजह में मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है और कुछ ड्रग की वजह से मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है. तो दिस इज ऑल एग्जांपल. जैसे जेनेटिक डिफरेंस की बात करें मेन मंकी, रैबिट, रैट, गुआना पिग इन सब में अलग अलग मेटाबॉलिज्म होता है. मेटा और पैरा इन एरोमेटिक रिंग विच कैन बी 2 एरोमेटिक रिंग कैट्स के अंदर. पिग्स के अंदर लैक ऑफ सल्फो ट्रांसफरेज होता है इसलिए इफिशिएंट ग्लूकोनिक एसिड कॉन्जुगेशन नहीं होता. तो ये सारी चीज़ें होती हैं. एंजाइम इंडक्शन की बात करते हैं तो जैसे फिनोबार्बिटल और अदर बार्बिट्रेट अफेक्ट करते हैं. ग्लूटाथिमाइड, फिनाइल ब्यूटाजोन अफेक्ट करते हैं. मेप्रोबामेट, इथेनॉल, फिनाइटोइन, रिफाम्पिसिन, ग्लिसोफ्लेविन एंड कार्बामेजिपन ये सारी ड्रग जो है वो एंजाइम इंड्यूस करते हैं. मतलब आपके बॉडी में जाने के बाद उस एंजाइम को एक्टिविटी को बढ़ाते हैं जिससे मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है. कुछ ड्रग्स होती हैं वो मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करती हैं या एंजाइम की एक्टिविटी को रिड्यूस करती हैं. या तो वो सबस्ट्रेट के साथ में कॉम्पीट करती हैं या प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करती हैं, इंटरफेयर करती हैं. ये भी ड्रग मेटाबॉलिज्म एंजाइम में एक्टिविटी में अफेक्ट करती हैं. तो दिस इज ऑल अबाउट द मेटाबॉलिज्म. और आप जैसे ये जो हम आज का लेक्चर ले रहे हैं दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ मेटाबॉलिज्म.
हमने आज पूरा मेटाबॉलिज्म डिस्कस किया। तो दिस इज़ द डॉक्टर नीलेश जैन, SIITS फार्मेसी से, ऑन बिहाफ ऑफ सेज ग्रुप, होल सेज ग्रुप। आपको फिर से मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूँ कि आप घर पर रहिए, सेफ रहिए और पढ़ाई करिए, है ना। मैं आपको सारे नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि आप उसको कंटिन्यू कर सकें। असाइनमेंट और ट्यूटोरियल यूनिट टेस्ट आपको दे चुके होंगे, तो आप उसको जितनी जल्दी कंप्लीट हो जाए उतने जल्दी कंप्लीट करके आप ऑफिस रिपोर्ट बैक करिए। थैंक यू।